हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जनरल प्रिंसिपल फॉर एडजस्टमेंट टू आइसोटोनिसिटी के बारे में कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन को क्यों एडजस्ट किया जाता है ना। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, उसके डेफिनेशन देखे थे। एंड जैसे ब्लड प्लाज्मा की आइसोटोनिक सॉल्यूशन के साथ हम क्या प्रिपेयर करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए, उसकी आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ब्लड की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाती है, अगर अदर कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं, इंजेक्ट करा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जा रहा है तो हम लोग किस तरह से उसको प्रिपेयर करते हैं। अगर ज़्यादा हो रहा है तो किस टाइप के डिसीज उसमें आ सकते हैं, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। तो अगर आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल्स पे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन को एडजस्टमेंट, इसके जनरल प्रिंसिपल है उनके बारे में कि किस क्यों हमको आइसोटोनिक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, तो उसको एडजस्ट क्यों करते हैं, उसके आइसोटोनिसिटी को। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जनरल प्रिंसिपल फॉर एडजस्टमेंट टू आइसोटोनिसिटी, इसमें फर्स्ट आता है हमारा सॉल्यूशन फॉर आईवी इंजेक्शन। इंट्रावेनस के लिए जो इंजेक्शन हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हमको आइसोटोनिसिटी को क्या करें, उसमें मेंटेन करके रखें या ना रखें, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो आईवी इंजेक्शन रहता है उसमें हमको आइसोटोनिसिटी को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। आइसोटोनिसिटी इज डिजायरेबल, मतलब उसमें जरूरी रहता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो रहे। क्यों रहे? अगर हम लोग उसमें आइसोटोनिसिटी को मेंटेन नहीं रखेंगे तो वो हाइपरटोनिक हो सकता है या फिर हाइपोटोनिक हो सकता है। हमारा तो आरबीसी क्या हो सकता है, श्रिंक हो सकता है, स्वेल हो सकता है। तो इससे हमारा डिफेक्ट्स आ सकते हैं, यानी कि इसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमारे बॉडीज में। इसलिए क्या करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं अगर आईवी इंजेक्शन के लिए, तो उसमें आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करके रखा जाता है। एंड सेकेंड जैसे देखें, सॉल्यूशन फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस के लिए आइसोटोनिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? आइसोटोनिसिटी इज नीडेड बट नॉट एसेंशियल। इसमें आइसोटोनिसिटी चाहिए रहता है लेकिन इसमें एसेंशियल नहीं रहती, कोई जरूरी नहीं रहता है कि इसमें आइसोटोनिसिटी हो, है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं सबक्यूटेनियस के लिए, तो उसमें आइसोटोनिसिटी को मेंटेन रखना उतना जरूरी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? बिकॉज इंजेक्टेड इन फैटी टिश्यूज, क्योंकि हम लोग उसको क्या करते हैं, फैटी टिश्यूज में देते हैं, तो उसमें कोई जरूरी नहीं रहता है कि वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो पूरी तरीके से, लेकिन उसमें आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करके भी रख सकते हैं। एंड थर्ड जैसे देखें, सॉल्यूशन फॉर आईएम इंजेक्शन, मतलब कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के लिए जैसे देखें तो शुड बाई स्लाइटली हाइपरटोनिक। इस टाइप के जो इंट्रामस्कुलर के लिए जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हमको क्या करना रहता है, स्लाइटली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना रहता है। क्यों प्रिपेयर करना रहता है? टू प्रमोट रैपिड एब्जॉर्प्शन। अगर हम उसको हाइपरटोनिक प्रिपेयर करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए वो प्रमोट करता है ड्रग को। ठीक है, ड्रग को रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए प्रमोट करता है। तो इसलिए जैसे देखें फोर्थ नंबर देखें तो सॉल्यूशन फॉर आईसी इंजेक्शन, यानी कि इंट्राक्यूटेनियस के लिए जैसे देखें तो इसका क्या हो जाता है, जैसे इसमें देखें फायर, इसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग, डायग्नोस्टिक पर्पस शुड बी आइसोटोनिक। हम लोग को क्या रहता है, जैसे इंट्राक्यूटेनियस के लिए जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को मेंटेन रखना पड़ता है। क्यों मेंटेन रखना पड़ता है? ताकि हमारा जो रिएक्शन हो वो गलत ना है ना, फॉल्स रिएक्शन ना दे, अवॉइड करता है। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको प्रिपेयर करते हैं इंट्राक्यूटेनियस के लिए तो फॉल्स रिएक्शन को अवॉइड करने का काम करता है वो। एंड फिफ्थ जैसे देखें, फिफ्थ में सॉल्यूशन फॉर इंट्राथीकल इंजेक्शन। इंट्राथीकल इंजेक्शन के लिए हम लोग को क्या करना रहता है, मस्ट बी आइसोटोनिक बिकॉज CSF इज ओनली 60 to 80 ml। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें हम लोग को आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है। इंट्राथीकल जैसे इंजेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आइसोटोनिसिटी को मेंटेन रखना जरूरी रहता है। क्यों जरूरी रहता है? क्योंकि जो हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो रहता है, CSF मतलब कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका जो वॉल्यूम रहता है वो 60 to 80 ml तक के रहता है। अगर इसमें स्मॉल अमाउंट में अगर पैराटोनिक सॉल्यूशन जैसे देते हैं तो वो क्या करेगा, हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्टर्ब करेगा। अब वो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्टर्ब करेगा तो एक वो क्या कॉज कराएगा, वॉमिटिंग एंड अदर साइड इफेक्ट जो रहेंगे उसको कॉज कराएगा। इसलिए इंट्राथीकल इंजेक्शन में आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करके रखा जाता है। अब जैसे नेक्स्ट देखें, सॉल्यूशन यूज फॉर नसल ड्रॉप्स के लिए जैसे देखें आइसोटोनिसिटी को, तो आइसोटोनिसिटी इज नीडेड अदरवाइज कॉज इरिटेशन। नसल्स ड्रॉप जो रहते हैं उसमें हम लोग को आइसोटोनिसिटी को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अदरवाइज कॉज इरिटेशन, वो क्या कॉज कराएगा, इरिटेशन कॉज करा सकता है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट देखें सेवंथ नंबर का, तो सॉल्यूशन यूज एज
आई ड्रॉप्स एंड आई लोशन। अब जैसे आई लोशन के लिए देखें, आई लोशन शुड बी आइसोटोनिक विथ लैक्रिमल सिक्रेशन। हम लोग को क्या रहता है, आई लोशन को हम लोग को आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ प्रिपेयर करना रहता है। क्यों प्रिपेयर करना रहता है? क्योंकि लोशन जो रहता है वो लंबे समय के लिए रहता है, उसको लंबे समय के लिए लगाना पड़ता है। तो उसके लिए हमको क्या करना रहता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि उसमें लेक्रिमल सेक्रेशन के कारण क्या करना रहता है, उसको आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करके रखा जाता है। लेक्रिमल सेक्रेशन मतलब कि क्या होता है, हमारा जो आंसू रहता है उसको बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमारा जो लोशन जो रहता है उसकी आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करके रखा जाता है, क्योंकि वो लंबे समय के लिए, अगर नहीं रखेंगे तो उसमें इरिटेशन कॉज करा सकता है। अब जैसे उसी में देखें, आई ड्रॉप में नॉट आइसोटोनिक, मतलब इसमें क्या बोल रहा है, आई ड्रॉप को हम लोग आइसोटोनिसिटी उसको मेंटेन नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो उसमें हम लोग स्मॉल वॉल्यूम में यूज करते हैं। जो हमारा आई ड्रॉप जो रहता है उसको हम लोग स्मॉल ड्रॉप्स में यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई जरूरी नहीं रहता है कि उसमें हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन को मेंटेन रखें, क्योंकि उसका जो क्वांटिटी जो रहता है उसको हम लोग बहुत कम वॉल्यूम में लेते हैं, जो ड्रॉप जो रहता है उसको। ठीक है, इस तरीके से जनरल प्रिंसिपल है एडजस्टमेंट के ऑफ आइसोटोनिसिटी के। मतलब आइसोटोनिसिटी में कुछ क्यों हम लोग उसमें आइसोटोनिसिटी को मेंटेन रखा जाता है, जैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए, जैसे पेरेंट्रल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आइसोटोनिसिटी को क्यों मेंटेन रखें, ये हम इतने में हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए। तो आप लोग को, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा ये। एंड जैसे आगे देखते हैं कि आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए कुछ कैलकुलेशन मेथड्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा रहता है बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, एंड सेकंड आता है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कंसेंट्रेशन मेथड, जिसमें हम लोग आज फर्स्ट पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड क्या होता है, इसमें क्यों हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके फॉर्मूला ये है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड इज इक्वल टू 0.52 माइनस ए अपॉन बी। तो इसमें 0.52 जो रहता है, इट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा रहता है। एंड ए जो रहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टमेंट जो सॉल्यूशन जो रहता है। अनएडजस्टमेंट सॉल्यूशन मतलब कि जो हम लोग जो लेते रहते हैं ना, जो हम उसमें सॉल्वेंट ले रहे हैं वो रहता है। एंड बी जो रहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए एंड 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ द एडजस्टिंग सब्सटेंस। जो बी जो रहता है वो हमारा सॉल्यूशन जो रहता है वो रहता है जिसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। और जो अनएडजस्टमेंट सॉल्यूशन रहता है वो हमारा सॉलिड जो ड्रग रहता है वो रहता है। ठीक है, इस तरीके से इसको फार्मूला को बनाया गया है। देन हम लोग जैसे फ्रीजिंग पॉइंट मेथड के हिसाब से एक कैलकुलेशन जैसे देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को समझ आ जाएगी कि क्या होता है। तो फर्स्ट जैसे क्वेश्चन देखें, फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक a 1% solution of boric acid isotonic with blood plasma। अब हमको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जो हमारा ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के बराबर हो, मतलब उसके बराबर की आइसोटोनिसिटी उसमें हो। तो इसमें हमको दिया जाएगा जैसे कि गिवन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज इक्वल टू 0.288 डिग्री सेल्सियस। जो फ्रीजिंग पॉइंट जो रहता है बोरिक एसिड का 0.228 डिग्री रहता है। एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है वो 0.576 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये ज्यादातर क्या आता है कि अगर आप लोग के जैसे एग्जाम्स में जैसे आते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें आपको ये दिया जा सकता है, ये पहले से ये दिया जा सकता है क्वेश्चन में, या फिर अगर NaCl का नहीं दिया है तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। ये जरूरी रहता है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसके प्रिपरेशन के लिए जैसे आइसोटोनिक से सॉल्यूशन बनाना है तो ये हमको पता रहना चाहिए। देन जैसे इसके बेस पे हम लोग कैलकुलेशन जैसे करते हैं तो फॉर्मूला जैसे पुट करते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड। अब इसमें जैसे देखते हैं तो इज इक्वल टू 0.52 माइनस ए अपॉन बी। तो हमारा 0.52 माइनस ए देखें तो फिर डब्ल्यू का जैसे देखते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू हमारा जो होता है वो द वेट इन ग्राम ऑफ द एडेड सब्सटेंस इन 100 ml ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, ये रहता है डब्ल्यू। अब इज इक्वल टू क्या है, 0.52 हमारा ये हो जाएगा, माइनस ए हमारा क्या है, इट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, ये हमारा ए है। एंड बी जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। तो उसी को जैसे देखें, ए हमारा 0.228 डिग्री सेल्सियस एंड 0.576 डिग्री सेल्सियस, इट इज अ बी, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ NaCl।
तो इसको जैसे कैलकुलेट करें तो W इज इक्वल टू, जैसे इसको माइनस करने के बाद 0.232 अपॉन 0.576 आ जाएगा। अब W इज इक्वल टू 0.402% वेट बाय वॉल्यूम ग्राम अपॉन ग्राम पर 100 ml। मतलब इसमें क्या रहता है, जैसे कि हमको प्रिपेयर करना है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन 1% का, तो उसके जैसे ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन पे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0.402% हमको लेना पड़ेगा 100 ml सॉल्यूशन के लिए। तो इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसमें यही समझना था कि इसमें जो 0.228 जो रहता है ये अनएडजस्टमेंट सब्सटेंस रहता है, जिसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। एंड 0.576 जो है ना, NaCl जो है, ये क्या रहता है, हमारा एडजस्टमेंट सब्सटेंस रहता है, जिसको हम लोग एडजस्ट करके उसको आइसोटोनिक प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं आइसोटोनिसिटी को। अब सेकंड जैसे देखते हैं कि सेकंड मेथड कौन सा रहता है, बेस्ड ऑन मॉलिकुलर कंसंट्रेशन मेथड रहता है आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसके मॉलिकुलर कंसंट्रेशन के बेस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इसका फार्मूला जैसे देखें तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड इज इक्वल टू 0.03 mn। अब इसमें देखते हैं, जैसे m क्या है हमारा, ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, मॉलिकुलर वेट रहता है m, और n जो रहता है नंबर ऑफ आयंस जो रहता है, नंबर ऑफ आयंस इनटू विच द सब्सटेंस इज आयनाइज्ड। मतलब नंबर ऑफ आयंस रहता है, अगर किसी सब्सटेंस में आयनाइज्ड है, अगर वो सब्सटेंस आयनाइज्ड है ना, तो उसके आयंस के नंबर्स को देखा जाता है। एंड 0.03 जो रहता है, इट इज अ मॉलिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ये क्या रहता है, मॉलिकुलर कंसंट्रेशन रहता है ब्लड प्लाज्मा का। तो इस तरीके से हम लोग इसको जैसे कैलकुलेशन के बेस पे देखें तो एक क्वेश्चन जैसे देखते हैं, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा। अब NaCl का हमको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है ना, रिक्वायर है कि वो क्या हो, आइसोटोनिक हो ब्लड प्लाज्मा की। तो हम लोग उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, NaCl का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो उसको हम लोग जैसे देखते हैं कैलकुलेशन के बेस पे, हमारा जो फार्मूला है उसको रख देते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड इज इक्वल टू 0.03 m अपॉन n। m जैसे देखते हैं, मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl हमारा कितना होता है, मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl कितना होता है, 58.5 रहता है, ये हमारा मॉलिकुलर वेट हो जाता है। एंड NaCl ऑफ आयनाइजिंग इंटू 2 आयंस, जैसे हम लोग NaCl में देखें तो इसमें फर्स्ट हमारा Na एक आयन हो जाता है, NCl हमारा दूसरा आयन हो जाता है। तो ये क्या रहता है, आयनाइज्ड रहता है, तो इसमें हमारा 2 आयंस मिल जाते हैं, यानी कि 2 आयंस जैसे बोल सकते हैं। N इट इज अ नंबर ऑफ आयंस, यानी कि N यानी कि 2 आ जाएगा, इसमें 2 आयंस है। तो इसमें जैसे फार्मूला में पुट करें कि 0.03 इंटू जो हमारा m रहता है ना, मॉलिकुलर जो वेट रहता है ना, उसके हिसाब से जैसे देखें तो m जो रहता है हमारा 58.5 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू जो है इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 0.88% वेट बाय वॉल्यूम ग्राम 100 ml। इतना ग्राम हमको लेना पड़ेगा 100 ml का जैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तो अब ये जैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे 0.88 ग्राम इन 100 ml का, तो वो किसके बराबर रहेगा, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा जो रहेगा, है ना, ब्लड प्लाज्मा जो रहेगा उसके इक्वल रहेगा। जो आइसोटोनिसिटी है वो ब्लड प्लाज्मा एंड जो NaCl का जो सॉल्यूशन है, दोनों की जो आइसोटोनिसिटी रहेगी वो सेम रहेगी। इस तरीके से हम लोग मॉलिकुलर के बेस पे भी हम लोग सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोग के लिए अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।